जैसे यहाँ पर अभी आपके सामने जो है ये वही वाला ग्राफ है जो हर लेवल के ऊपर जो है वो 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। तो ये हर लेवल के ऊपर 10% का एनर्जी लॉस इन्होंने शो किया हुआ है। और ये 10% का एनर्जी लॉस हमें ये बता रहा है कि आखिरकार जो लास्ट लेवल होगा उस पर जाकर जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे उनमें सबसे कम एनर्जी आएगी। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी के हवाले से कुछ, क्योंकि मेरी वो स्लाइड कंप्लीट नहीं थी ना, इस वजह से ये वाले टेबल्स उसमें नहीं है। तो चलें, उसमें तो खैर है, हमें बुक तो अवेलेबल है। यहाँ पे ये डिफरेंसेस यहाँ पर अवेलेबल है। शॉर्ट फूड चेन्स ये इनका हमने कल पढ़ लिया था। ये वो टेबल है बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो टेबल है ना आपके बुक में, इस टेबल में आपको वेरिएशन की डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ रही हैं। वेरिएशंस की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आती हैं कि पिरामिड में क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं और आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर है और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किस किस्म की जो है वो पिरामिड्स आपको दिए जा सकते हैं और उन पिरामिड्स को फिर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाकर इसको जो है वो एक और लेकर आता हूँ जगह पर। ये है हमारे पास इस तरह से ये पिक्चर इसमें कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से निकालते हैं पिक्चर, इसको हम जो है वो रोटेट करेंगे। इससे रोटेट होगा। इससे चले, खैर कोई नहीं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके रोटेट कर लेंगे। ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आप इस पिक्चर को देखकर डिफरेंट एंगल्स के देख के, ये जो 2021 में हमें क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये 2021 के क्वेश्चंस के से रिलेटेड अगर आप यहाँ से वेरिएशंस देख ले तो आप बहुत आराम से आप इसको जो है वो इन तमाम, आप देखें कि वो जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था ना, वो जो कल हमने डिस्कस किया 2021 का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जिसमें एक पिक्चर ये आई हुई है और एक पिक्चर ये आई हुई। ये पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, इनमें वेरिएशन और ये सारा। अब बायोमास जो है वो तो यही बनेगा। बायोमास ये वाला क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें ये होगा कि ये जो अगर बायोमास है तो वो ऑल प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे और ये ऑल प्रोड्यूसर्स आ जाएगा, तो बायोमास वाला जो पिरामिड बनेगा वो यही बनेगा। लेकिन जब आप स्पीशीज स्पेसिफाई करोगे तो फिर वो उसमें वेरिएशन आ सकती है। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं और इसमें ज़्यादातर जो चेंजेस आते हैं वो किसके आपको शो किए हुए हैं? पिरामिड ऑफ नंबर्स के शो किए हुए हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास के शो नहीं किए हुए। पिरामिड ऑफ बायोमास का जो वेरिएशन थी वो सिर्फ टाइम रिलेटेड वेरिएशन थी, ठीक है। अच्छा, तो ये वो जो, इसका समझ गया है, जो है लास्ट वाला जिसमें ज़ीब्रा भी है, हाँ उसका ये वाला मैं ब्रीथ आपको, में क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? अब ये दरमियान में इतने कम क्यों हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रास है। अब ग्रास का दो नंबर ऑफ ग्रासेस, आप पर्टिकुलर ग्रास, आप यहाँ पर लॉन ग्रास भी स्पेसिफाई कर दोगे ना तो भी वो तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी निस्बत जो उसका कंज्यूमर है ज़ीब्रा, वो कम है। ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंज्यूमर जो है वो अगर ज़ीब्रा है तो वो उससे पॉपुलेशन में अच्छा खासा कम होगा। लेकिन अब ये वाला जो कंज्यूमर है ये क्यों इतना ज़्यादा हुआ? बेटा ये जो कंज्यूमर है इसको हम टेक्निकली कहते हैं सीसी फ्लाई। अगर मैं यहाँ पर इसको सेट सी फ्लाई, यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन सा खाली जगह, किस पेज पे पहुंच गए थे हम? यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि हमारे पास जो है वो ये है, एक ग्रास है, ठीक है। ग्रास के बाद हमारे पास जीब्रा है। जीब्रा के बाद हमारे पास जो है वो है सेट सी फ्लाई। ये सेट सी है, ठीक है। इसमें सी जो है वो साइलेंट है इंग्लिश के अकॉर्डिंगली। अब ये एक अफ्रीकन फ्लाई होती है जो कि पैरासिटिक फ्लाई है, अफ्रीकन फ्लाई है। और ये एक पैरासिटिक फ्लाई है, ये ब्लड लेती है मैमल्स का, ठीक है, पैरासिटिक फ्लाई है। अब होगा क्या कि ग्रास का बार बहुत ज्यादा होगा, जीब्रा उससे कम होगा, लेकिन जो उसके ऊपर जो ये है अपना सीसी, ये सेटसी फ्लाई जो है, ये एक अच्छे खासे बड़े नंबर में मौजूद होगी।
क्योंकि ये छोटा ऑर्गेनिज्म है और नंबर में ज्यादा है। अब कहने को तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, मतलब कहने को तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन ये जो है ये इतने छोटे-छोटे होते हैं, इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो है वो नंबर में बढ़ जाते हैं, ज़ीब्रा कम रह जाते हैं और बर्म्यूडा जो लॉन ग्रास है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि एक वेरिएशन ये भी आ सकती है कि दरमियान का जो ट्रॉफिक लेवल है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स वाला ट्रॉफिक लेवल है, वो छोटा रह जाए और जो उससे आगे वाला है, वो अपने नंबर में रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से वो ज़्यादा हो जाए। अब ये जो वेरिएशन है, ये भी रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है, एक बात तो तय है कि इस लेवल से इस लेवल पे एनर्जी का लॉस तो होना है। 10% एनर्जी जो है वो आगे अगले लेवल पे जानी है। एनर्जी लॉस तो होना है। लेकिन असल बात ये है कि एनर्जी लॉस के साथ-साथ आप रिप्रोडक्टिव रेट भी देखोगे। तो इसका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो अच्छा इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। देखें, ये जो पैरासिटिक फ्लाई है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीब्रा के ब्लड पे सर्वाइव कर रही हो। नॉट नेसेसरिली। हो सकता है कि इसका फूड हो प्लांट्स। जैसे मैंने उस दिन आपको मॉस्किटो बताया था। मॉस्किटो एक्चुअली उसका फूड क्या है? मॉस्किटो का एक्चुअली फूड है फ्लावर्स और उनका नेक्टर वगैरह। फ्लावर्स, नेक्टर्स एटसेट्रा। मॉस्किटो का एक्चुअल फूड ये है। मॉस्किटो में फीमेल सिर्फ ब्लड लेती है टू नरिश द एग। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरासाइट तो ज़रूर है, लेकिन इसका जो फूड है, वो ब्लड नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो अफ्रीकन फ्लाई है, इसका फूड जो है वो तो बेसिकली ये होगा, लेकिन अगर आप पैरासिटिक अंदाज से बात करेंगे, तो पैरासिटिक लिहाज से ये जो सेटसी फ्लाई है, ये इसका नंबर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर लेवल से ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये ग्राफ इतना वेरिएशन इसमें दिखाई हुई है। सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं अच्छा, है। पैरामीटर बायोमास की समझ नहीं आ रही कि देखिए हमेशा सीक्वेंस में आपने बताया था ना कल कि सिर्फ प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसमें प्रोड्यूसर्स जो सबसे नीचे वाला अगर ज़ीब्रा वाला हम देखें तो जो हाँ, हाँ। प्रोड्यूसर्स है वो ग्रास होगी ऑब्वियसली, हुँ, फिर हुँ, हुँ। सेकंड पे ज़ीब्रा होगा या इसमें प्रोड्यूसर सारे बायोमास की बात हो रही है बेटा, सारे प्रोड्यूसर्स। अच्छा, उसमें अगले पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि ज़ीब्रा है या फिर जो येलो नहीं। वाला जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला जो है उसमें ये बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि ये सिर्फ ज़ीब्रा है, ऑल प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है? अब वो चाहे ग्रास हॉपर हो, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर है, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो डियर हो, चाहे वो गोट हो, चाहे वो ज़ीब्रा हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही आएँगे, ठीक है? और इस वक़्त एक मैं आपको बात बता दूँ कि इसके लिहाज से ये जो सेटसी फ्लाई है, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही आएगी क्योंकि इसका भी एक्चुअली फूड क्या होता है? प्लांट ही होता है। तो ये भी प्राइमरी कंज्यूमर्स में ही आएगी, ठीक है? तो ये वजह है कि इसको हम ये कहते हैं कि ये पिरामिड ऑफ नंबर्स की वजह से ऐसे हुआ है, वरना ये जो है वो हो सकता था, मतलब आप यूँ कह लें कि पिरामिड ऑफ नंबर्स की वजह से ये वाली शेप आई है। पिरामिड ऑफ बायोमास में सेटसी फ्लाई भी प्राइमरी कंज्यूमर में ही आएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो शेप्स हैं, इनमें से ही कोई शेप, कोई वेरिएबल शेप आपको दी जा सकती है, आप उसको एक्सप्लेन कर दें, नथिंग डिफिकल्ट। ये जो वेरिएबल शेप्स हैं, ये आपके सामने हैं। अच्छा, ये इन्होंने नॉन साइक्लिक एनर्जी फ्लो बताया हुआ है। नॉन साइक्लिक एनर्जी फ्लो का मतलब ये है कि हर स्टेज पर एनर्जी लॉस लॉस हो रहा है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पिक्चर इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये बुक में गिवन थी, वरना ये हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? देखिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किसी भी इकोसिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए होता ये है कि हमारे जितने भी होते हैं ना मटेरियल्स, उनमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जमा करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेटली एनर्जी रिच होते हैं, ठीक है? अब अगर आप प्रोटीन की भी बात करें ना,
कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो भी एनर्जी रिच है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन की बात करें, वो भी एनर्जी रिच है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में फैट्स की बात करें तो ये एनर्जी रिचेस्ट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन एक बात तो है कि जब एक प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद वो उससे अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है या वो उससे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो होता क्या है, होता ये है कि ये एयर से लेता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से लेता है प्लांट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें कि जब वो एयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर लेता है, तो द inorganic nutrients get locked inside the human body, sorry, inside the body of the organisms. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो है वो उसमें अंदर लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल देता हूँ, एक न्यूट्रिएंट ये था, एक न्यूट्रिएंट ये था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने ग्लूकोज बनाई, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन ट्रैप हो गए, ठीक है। हर कार्बन के पास एक दो को छोड़ के हर कार्बन के पास OH है, ऑक्सीजन भी ट्रैप हो गई, हाइड्रोजन भी ट्रैप हो गया, इसके पास H है, इसके पास भी CH2OH है, ठीक है। इसके पास भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, ठीक है, यहाँ पर भी H है और OH भी है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर 2 H हैं और एक OH है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन ट्रैप्ड हैं। ये जो ट्रैपिंग है ये बेसिकली क्या है कि आप इसमें क्या करते हैं कि इसको आप जो है वो ब्रेक कर देते हैं और इससे क्या निकाल लेते हैं, आप ATP निकाल लेते हैं। चलिए फर्ज किया और इसका आपने ATP निकाली और इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके आपने इसको कहाँ भेज दिया, वापस इन्वायरमेंट में। वाटर जो है वो आप यूरिन के जरिए इन्वायरमेंट को दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप लंग्स के जरिए इन्वायरमेंट को दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही है? हाँ जी क्लियर। अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड किसको देता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाहिर सी बात है वो लंग्स के थ्रू एक्सपायर कर देंगे ना, हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। देखिए CR, अब R के बारे में हमें पता है कि यहाँ पर वो चेन हो सकती है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें CH CH3 C2H5 ये हो सकते हैं, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड में COOH है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर H है। अब इसमें भी हमारे पास ये सारे न्यूट्रिएंट्स लॉक हुए हुए हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कहाँ से लिए होते हैं, इन्वायरमेंट से। हाँ, हमने खुद इन्वायरमेंट से नहीं लिए होते, बल्कि ये न्यूट्रिएंट प्लांट हमें देता है। पहले ये न्यूट्रिएंट प्लांट लेता है, ठीक है। प्लांट कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट से लेकर वो ये बनाता है यानी अमाइनो एसिड बनाता है। इससे हम क्या ले लेते हैं, इससे आगे फूड चेन में वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी ये जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं। इसी तरीके से फैट्स की बात कर लें आप। अब एक फैट है हमारे पास C2H5COOH, ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। इसके अंदर भी हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप्ड है। यानी ओवरऑल जो पिक्चर हमें नजर आ रही है वो हमें ये कह रही है बेसिकली कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से, ठीक है। इन्वायरमेंट से बेसिकली, अब आप इसको जरा एक दफा ये बात करें, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हमारे पास बेटा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन होता है और नाइट्रोजन की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, N2 की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड्स, अब मैं ज़रा एक एक दफ़ा एक रफ आइडिया अगर आपको दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास प्लांट फोटोसिंथेसिस या
प्लांट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से और ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आपने फोटोसिंथेसिस के जरिए, और हाँ इसके अलावा वाटर भी है। तो वाटर जो है वो तो सॉइल से है, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं अभी। अच्छा, क्या हुआ कि हमने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमने प्लांट्स की बात कर लेते हैं, प्लांट में ट्रैप हो गया, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन जो है उसको बैक्टीरिया पता है किस में कन्वर्ट करते हैं? अब ज़रा आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है। नाइट्रोजन जो होता है ये वाला इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है, इसको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, ठीक है। बैक्टीरिया डायरेक्ट एयर से, ये दोनों बेटा कहां पर हैं? एयर में। बैक्टीरिया डायरेक्ट नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, ठीक है। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स कौन, इसमें दरमियान में एक स्टेप और भी होता है। वो ये होता है कि पहले बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। कैसे? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये नाइट्रोजन जो है ये N2 से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गौर करें, N2 इज नॉन यूजेबल बेटा, ये बात याद रखिए। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, N2 इज नॉन यूजेबल। तो सबसे पहले तो आपने उसको कन्वर्ट करना होता है यूजेबल फॉर्म में। तो यूजेबल फॉर्म कौन सी है? अमोनिया। तो आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला के बैक्टीरिया के जरिए अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया के बाद कुछ बैक्टीरिया और होते हैं वो उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या सिलसिला चलता है? ये बैक्टीरिया कहां पर होते हैं बेटा? सॉइल में। और ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आप पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉइल में होंगे और वाटर सॉल्युबल होंगे, तो अब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट किसके पास जाएंगे? सॉल्युबल होंगे और नाइट्रेट और नाइट्रेट अब जाके यूज होंगे। इसके पास सॉइल में है, सोल्यूबल है। जो कंज्यूमर्स के पास। सॉइल में है और सोल्यूबल हैं, तो सबसे पहले ये प्लांट्स के पास जाएंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर्स। पहले वाटर को, हाँ जी, वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स का काम तो कार्बन को ट्रैप करना है ना। ये तो कार्बन को फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बना देंगे, उसका जो है वो ग्लूकोज बना दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये सॉइल से वाटर लेते हैं ना। तो ये जब सॉइल से वाटर लेते हैं तो उसके साथ, क्योंकि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स सोल्यूबल होते हैं, तो वो वाटर के साथ प्लांट में आ जाते हैं। इसका मतलब है जितने न्यूट्रिएंट्स इस वक्त एनवायरनमेंट में थे वो वाटर के साथ कहाँ आ गए हैं? वो इस वक्त ट्रैप हो गए हैं प्लांट के अंदर। अब क्या हुआ है? अब होगा ये कि यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये आएंगे कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि प्लांट क्या हो जाए? डेड हो जाए। अब डेड के बाद भी वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए हैं? इसके अंदर लॉक हो गए हैं। जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है ना, तब तो फिर भी कुछ ना कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने अभी बात की, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रात के टाइम पे। प्लांट ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। इसका मतलब है प्लांट ने जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ली होती है वो इन्वायरमेंट को रिटर्न करता रहता है जब तक जिंदा होता है। यही हमारा हिसाब है। हम इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करते रहते हैं जब तक जिंदा होते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा? बेटा मेरी बात समझे आप? हाँ जी सर। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं, हम कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिटर्न करते रहते हैं इन्वायरमेंट को। लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, अब फौरी तौर पर जो भी होंगे वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं पर छोड़ें, आगे चलते हैं इस तरफ। प्लांट ने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स लिए और इधर से कार्बन लिया, कार्बन से बनाया ग्लूकोज, और नाइट्रेट्स और ग्लूकोज और फैट्स, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ग्लूकोज में भी हैं, CHO, और वही न्यूट्रिएंट्स फैट्स में भी हैं, CHO। और इधर से नाइट्रेट और नाइट्राइट लिया और उसका क्या बना दिया? अमाइनो एसिड। वो गए प्राइमरी कंज्यूमर के बाद, प्राइमरी से वो पूरी फूड चेन में गए, फूड चेन में, ठीक है। अब उसके बाद दो केसेस हो सकते हैं फूड चेन में। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की फॉर्म में वो इन्वायरमेंट को रिटर्न होंगे,
एनवायरनमेंट को रिटर्न होना जरूरी है, कोई भी न्यूट्रिएंट लॉक्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा ये रिसाइकल होने, ये सब यूज होने हैं, ठीक है, ये सब के सब यूज होने हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये फूड चेन के जरिए ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते रहेंगे, फिर आपको ये भी पता है कि प्लांट जो है वो किसी ना किसी हद तक एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, फूड चेन में जो है वो एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी। उसके बाद अब प्रॉब्लम ये है कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, फूड चेन की भी, फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ होती है। इनकी भी डेथ हुई थी, इनकी भी डेथ हुई थी। अब दोनों का पॉइंट इकट्ठा आ गया, दोनों का एक पॉइंट हमने, अब हमने दोनों को एक ही एंगल से डिस्कस करना है। इनकी भी डेथ हो गई, इनकी भी डेथ हो गई। अब क्या होगा, अब होगी इनकी डिकम्पोजिशन। और ये कौन करेगा बेटा, ये करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे करेंगे, बैक्टीरिया ग्लूकोज को चेंज करना शुरू कर देंगे, किसमें, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करना शुरू कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वाटर वापस सॉइल को, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में। और उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उसमें से बैक्टीरिया क्या निकालना शुरू कर देंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वापस एनवायरनमेंट में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा साइकिल जो है इसमें स्टार्ट भी प्लांट और बैक्टीरिया से होता है और उसके बाद एंड भी बैक्टीरिया पर ही होता है, फंजाई और बैक्टीरिया पर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें नाइट्रोजन भी इन्वायरमेंट में वापस, सॉइल में नहीं जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी। जी बेटा, ये क्लियर हुआ? अब ये तमाम न्यूट्रिएंट, इसको हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट वापस जाने होते हैं। अब ये इसमें जरा गौर करें, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने वो दिया हुआ है, एक पूरा साइकिल दिया हुआ है, तो ये आपके सामने है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, उसको फीड किया एनिमल्स ने, जब एनिमल और प्लांट की डेथ हुई तो उनको हमने जो है वो गैसेस के जरिए, ये बैक्टीरिया और फंजाई यहाँ मौजूद हैं, तो हमने गैसेस के जरिए वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस पहुंचा दी। ये जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग है ये बहुत ज़रूरी है, इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अगर ये डिस्टर्ब होती है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में वापस न्यूट्रिएंट्स पहुंचना देर से शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अच्छा, एक नहीं सॉइल है। ये जो है इसमें ये कोल और गैस का कैसे? कोल और गैस वगैरह जो है ना वो बेसिकली इसलिए बताए हुए हैं कि हमारी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑर्गेनिज्म में वो हुई हुई है, ट्रैप हुई हुई है, जैसे फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल्स वगैरह में कुछ कार्बन फॉसिल में ट्रैप हुई हुई है, ठीक है, फॉसिल्स। तो जब हम इनको बर्न करते हैं ना तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर इन्वायरमेंट में वापस जाती है। यानी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल में लॉक हो गई है, वो निकल नहीं रही थी, हम जब उनको कंबस्शन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में वापस जाती है, ठीक है। अब जरा एक बात सुनिएगा, फॉर एग्जांपल हमारी एक ये सॉइल है, सॉइल में हम क्या करते हैं, हम पीएच ज्यादा कर देते हैं, पीएच ज्यादा होने से वहां के बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। पीएच एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं बर्दाश्त कर सकती पीएच का चेंज। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो वहां पर ऑर्गेनिज्म डेड होंगे वो वहीं पर रह जाएंगे, उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, क्योंकि जो सॉइल बैक्टीरिया थे वो ये काम कर रहे थे। और जब सॉइल बैक्टीरिया ने ये काम करना छोड़ दिया, वहां से वो खत्म हो गए, तो अब वो ऑर्गेनिज्म वापस न्यूट्रिएंट्स, यही वजह होती है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म, हमारे जो एनवायरनमेंट में जो सॉइल पोल्यूशन होती है उसके नताइज ये निकल सकते हैं कि हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में वापस पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है इसके पीछे, ठीक है। तो ये हमारे पास चंद एक जो है वो ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए हम वापस भेज सकते हैं इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को बगैर ट्रैप हुए। ये एक वर्कशीट की तरह का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द कार्बन साइकिल। द लेटर्स ए बी सी डी रिप्रेजेंट कार्बन कंपाउंड इन प्लांट एनिमल डिकम्पोजर एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है वो CO2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सी, बहरहाल ये देख लीजिएगा आप, हम हमारे पास टाइम नहीं है, आगे चलते हैं। ये जो है वो इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये बेटा इसकी एक्सरसाइज वगैरह देख लिया करें।
In a pond, fluctuation in the population of producing almost dissolved mineral salts were measured over a period of 2 years. The result which of the curves x, y and z, ये वही वाला है predator और prey वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, उससे भी रिलेटेड है ये, तो ये भी देख लेंगे बाद में, पहले हम आगे चलते हैं। तो हमें ये देखिए, अब यहाँ से भी एक जो है वो ये बनता है कि ये जो हमारे पास पूरा ये साइकिल है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, वो इन्होंने ऑलमोस्ट वही साइकिल यहाँ पर ड्रॉ किया वो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर और वाटर, ठीक है, ये वापस आनी है, सबसे वापस आनी है ये, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गई, वहां से डेथ की सूरत में डिकम्पोजर्स के पास भी गई, वहां से फॉसिल भी बने, और वहां से एनिमल्स के पास भी गई। एनिमल्स की डेथ और डिके होगी तो एनिमल्स भी यही वाला पाथ फॉलो करेंगे, और एनिमल्स जब रेस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो भी इन्वायरमेंट में वापस जाएगी। ये भी जब रेस्पायरेशन करेंगे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और फॉसिल फ्यूल की जब आप बर्निंग करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करेगा। तो ये वही चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन साइकिल में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहला स्टेप देखिए, गौर कीजिएगा यहाँ पे ना, हाँ ये देखिए, नाइट्रोजन गैस इन सॉइल एयर, ठीक है, सॉइल एयर में नाइट्रोजन गैस है, यहाँ से हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग का मतलब ये है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, टू मेक द नॉन यूजेबल नाइट्रोजन यूजेबल। जब हम नॉन यूजेबल नाइट्रोजन को यूजेबल बनाते हैं तो उसको हम फिक्सेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया भी और ये वाले बैक्टीरिया भी, वो उसको यूजफुल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोटीन में आ जाते हैं। लेग्यूम का मतलब होता है ये वो वाले वो होते हैं, इनकी ना ये खास किस्म के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनसे जो प्रोटीन होती है वो एनिमल्स में जाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से गौर कर लीजिए, अमोनियम आयंस वगैरह होते हैं, प्रोटीन इन डिकम्पोजर्स। हाँ ये मैं अब आपको बात बताना थोड़ी सी भूल गया था, यहाँ पर वापस आए। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से जो प्रोटीन है उसको किसमें, ये वाला गौर कीजिए, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, N2 में, ठीक है। प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड को, आप अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप निकालते हो और उसको N2 में कन्वर्ट करते हो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बजाय उसको N2 बनाने के, वो उसको बना देते हैं NH4 पॉजिटिव, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं। और ये अमोनियम आयन दोबारा से किस में कन्वर्ट किया जाता है, NO32 नेगेटिव यानी नाइट्रेट में, और नाइट्रेट फिर से किसके पास चला जाता है, प्लांट्स के पास। यानी प्रोटीन एनवायरनमेंट में वापस जाते जाते दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाती है। दोबारा सुनिएगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि एक तो हम इसको N2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा कुछ बैक्टीरिया इस अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NH4 पॉजिटिव में। NH4 पॉजिटिव हो या उसको आप नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दें, दोनों प्लांट के लिए रीयूजेबल होते हैं। यानी ये भी रीयूजेबल होता है और ये भी रीयूजेबल होता है। इसका मतलब है कि डिकम्पोज होती प्रोटीन में भी जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो दोबारा यूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो यहां से दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो कहने से मकसद ये है कि ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट वापस इन्वायरमेंट में बहरहाल जाने हैं। अच्छा, मतलब कि सब कुछ डिकम्पोज हो जाता है, मतलब कि हमारे मसल्स वगैरह हो जाते यस हैं, ठीक है। यस, सब लेकिन कुछ। बोन्स की नहीं होती, बोन्स की नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। बोन का वाटर कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर ऑर्गन्स, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि बोन में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि जिनका डिकम्पोज होना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं। अब बालों में भी वाटर कंटेंट कम होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि बालों में भी एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसको आपने मुझे नहीं पता, कभी आपने वो जलते देखे हैं पाए? हाँ जी, मतलब पत्ते देखते हैं, मतलब कि ईद जो वगैरह। पाए, हाँ बिल्कुल। अब उस पे क्या होता है, वो जो पाए होते हैं उनको बहुत तेज फ्लेम से जलाना पड़ता है, बहुत तेज से। आम तीली लगा के आप अगर उसके बालों पे लगाएंगे ना, उसके बालों को आग नहीं लगती। ये जो जानवर होते हैं इनके बालों को आग नहीं लगती। ये जो बालों की प्रोटीन होती है जिसको कैरेट, हाँ वो जब वो उससे पहले भेजते होते हैं कहीं पे, वो जहाँ से काले होके आते हैं। जी जी हाँ। जी बिल्कुल, ठीक है।
आप घर पर तजर्बा कर लें, आप वो पकड़े पाया और उसके बाद आप उसको तीली लगाएं, कभी भी नहीं आग लगेगी उसको। ये केराटिन प्रोटीन जो बालों के अंदर होती है, ये आराम से ना जलती है ना डिकम्पोज होती है। उसकी वजह से बाल, बोन्स और इस तरह की चीजें जो हैं जिनमें वाटर कंटेंट खास तौर पे कम होता है, वो बहुत देर से डिकम्पोज होती हैं, और बोन्स तो बहुत ही देर में होती हैं। बोन्स में तो कैल्शियम वगैरह रह जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि उसमें जो प्रोटीन होती है वो भी डिकम्पोजिशन होना उसकी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। ये मैंने आपको बताया, अमोनियम आयन बन सकता है उसका। और नाखून भी नहीं होता ना? नाखून में नहीं होते, वाटर कंटेंट भी की वजह है, और नाखून में भी केराटिन प्रोटीन है। ये बेटा इसको ना, मैंने ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ ये है कि ये इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा ज़रूर। अच्छा ये देख लेते हैं पहले ना, ये देख लेते हैं, इसको देखना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो आपको साइकिल दें ये वाला और कहें कि इस स्टेप पे, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी एक्स, वाई और जेड, ये वाई इसके लिए, वो कहते हैं जी चलें बताएं इस इन इन जगहों पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए एक दफ़ा हम देख लेते हैं इसको ताकि ये पता लग जाए हमें। अब अच्छा जी, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट आयंस थ्रू देयर रूट्स एंड कंबाइन द नाइट्रोजन विद द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक द प्रोटीन्स। ठीक हो गया। यानी होता ये है कि जब आप नाइट्रेट लेते हो ना, NO3 नेगेटिव, इसको आप फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज के साथ इसका मैच करवाते हो, और इन दोनों को मिला के आप इससे बनाते हो अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये काम प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई प्रोड्यूसिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है वो डिकम्पोजर्स के हाथ में आ जाता है। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसेस अमोनियम आयन, जो अभी मैंने आपको बताया, अमोनियम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड to nitrates and then to nitrites and then to nitrates by नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनियम आयंस को जब आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये नाइट्रिफिकेशन है। ये इस वजह से मैंने आपको कहा कि हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं इसको, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन रिसाइकल नाइट्रेट्स मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्लांट्स अगेन, completing loop within the nitrogen cycle. However, there is another very specialized group of microorganism called nitrogen fixing bacteria. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वही वाली है, ठीक है। ये N2 प्लस H2 को मिला के उससे अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया या अमोनियम आयंस एक ही बात होती है ऑलमोस्ट। प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं ये भी जरा सुन लीजिए। ये एक बेटा आपके पास प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की रूट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में ना वो रह रहे होते हैं बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया स्पेशल स्ट्रक्चर बनाकर रह रहे होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नोड्यूल्स। इन स्ट्रक्चर को हम नोड्यूल्स कहते हैं। इनमें बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। इनका काम भी यही होता है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है, N2 प्लस H2 NH3 या NH4 पॉजिटिव जो भी है वो इनमें होता है, ठीक है। इनका काम भी यही होता है, ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह, ये देखिए ये बताया हुआ मैंने सारा। प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सॉरी ये तो कार्बन साइकिल है, सॉरी तो कार्बन साइकिल है। विच एरो रिप्रेजेंट नाइट्रिफिकेशन, ये देखिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखें जो F एरो है वो नाइट्रिफिकेशन शो कर रहा है। अच्छा, व्हाट प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय एरो ई, एरो ई क्या हो रहा है, ये है डिकम्पोजिशन। इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसी वजह से मैंने आपको ये सारी रीडिंग करवाई है। विच थ्री प्रोसेसेस इन्वॉल्व बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया जहां पर इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये वाला प्रोसेस, दिस वन ए में इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है और इसमें इन्वॉल्व है, EFA, इनमें इन्वॉल्व है बैक्टीरिया। क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मॉस्किटोज एंड डिजीजेस।
अच्छा, इसमें सबसे पहले तो लेट मी ओपन द करिकुलम, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देख के पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैटर्स में है ही नहीं मॉस्किटो वाला। जी जी, मैटर्स में नहीं है, मैं इसीलिए अच्छा मैंने ना जो सिटी स्कूल है वहाँ पर भी और आपको भी फिल ब्रेडफील्ड मैंने शुरू शुरू में ना, क्योंकि मैं शुरू पहले में एक इस नोट्स हुआ करते थे उनसे पढ़ाता था, तो फिल ब्रेडफील्ड ये तकरीबन कोई साल हुआ है मेरी नज़र में आई। उससे पहले मैंने जिनसे भी ओ लेवल पढ़ाना सीखा था ना, वो कहते थे कि बस मैटर से पढ़ाओ और ये चंद एक नोट्स हैं ये दे दिया करो। फिर मैंने सर्च की तो अब मुझे ना एक वो फ़ील होता है कि वहाँ पर भी ना मैंने बच्चों को फिल ब्रेडफील्ड लगवाई है, मैटर्स के साथ। बच्चों ने 3 बुक्स आम तौर पे होती हैं। एक का मैंने आपको हवाला भी दिया था, वो जो अ कोर्स फॉर ओ लेवल है। आम तौर पे जाते हैं ना जब भी, तो अब सिटी स्कूल में भी अगर आप देखें तो उनका भी जो बुक्स रिकमेंडेड है उसमें अ कोर्स फॉर ओ लेवल, उसमें भी ये सब कुछ होगा जो हम पढ़ रहे हैं। जो इस वक़्त हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैटर्स से ज़्यादा डाटा दिया हुआ है। उसमें ज़रा शॉर्ट की हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें शॉर्ट की हुई हैं। फिर उसमें वो वाला चैप्टर भी नहीं है, सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला, वो वाला चैप्टर भी उसमें नहीं है। फिर मैंने मैटर्स को देखा, बहुत सी चीज़ें मैटर्स में भी नहीं है। जब मैंने फिल ब्रेडफील्ड देखा ना, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो इसमें मिसिंग हो। मतलब ये बुक एक बड़ी कंप्लीट अभी तक का जो करिकुलम है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रही है। एक और बुक है जो मैं अब लेने के लिए पर तोल रहा हूँ, वो है हॉडर एजुकेशन, जो एक्चुअली इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है। वो भी मैं इंशाल्लाह लेने की सोच रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है इस बुक का ना, शुक्र है कि ये हम नज़र में आ गए। आगे चलते हैं जी। ये देखिए इन्होंने कहा हुआ है इंक्लूडिंग द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो अभी हम देख कर आए हैं। मॉस्किटो एज अ वेक्टर, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। अच्छा, मॉस्किटो जो है ना, मॉस्किटो का प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो जो है वो ब्लड लेती है टू नरिश द एग्स, उसको उसके एग्स को प्रोटीन चाहिए होती। ठीक है, तो वो सिर्फ ह्यूमन से नहीं लेती, याद रखिए, सिर्फ ह्यूमन के ब्लड से नहीं लेती वो, बल्कि वो बहुत से और ऑर्गेनिज्म के जो नॉन मेमेलियन भी हैं, जैसे बर्ड्स भी होते हैं। ये जो मॉस्किटो हैं, ये बर्ड से भी ब्लड लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं बर्ड्स वगैरह, उनसे लेते हैं। ठीक है, अब मॉस्किटो का फ़ायदा क्या होता है? बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको मॉस्किटो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं अब आपको बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है कि जिसको सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एग्स, या यूँ कह लीजिए डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे जैसे अब मलेरिया है, मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होता है, यानी इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस बहुत क्लियरली दिख रहा होता है। ठीक है, और ये इसको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। ये जिस किंगडम में होता है ना, उस किंगडम को हम प्रोटिस्ट कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी दो स्टेजेस होती हैं। मैं सिर्फ सिंपली आपको बता रहा हूँ कि मॉस्किटो में जाने का इन ऑर्गेनिजम्स को फायदा क्या होता है। बेसिकली इसकी दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जिसमें इसका इसके oocyte बनती है। oocyte मतलब एग लाइक सेल। ये जो ऊओ है ना, ऊओ, इस ये एग से रिलेटेड होता है। छोटा सा, ये खुद भी यूनिसेलुलर होता है, आपको पता है ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है। एक ही सेल इसका टोटल कुल कायनात होती है। ठीक है, इसकी oocyte ने जब डेवलप होना होता है ना, जब डेवलप होना होता है, डेवलपिंग इनटू पैरासाइट, जब इसने डेवलप होना होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में डेवलप हो सकता है? मॉस्किटो में। याद रखिए, ये जो oocyte है ना, oocyte को अगर आप ह्यूमन में डाल देंगे ना, तो उस वो डेवलप नहीं होगी, नो डेवलपमेंट।
दोबारा सुनिए, वो साइट को अगर आप ह्यूमन में डालेंगे तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। वो साइट की डेवलपमेंट होनी है मॉस्किटो में। वो जो वो साइट है यानी एग लाइक सेल है, वो होगा मैच्योर और मैच्योर होके पैरासाइट बनेगा। अब जब आप इसको ह्यूमन में डालेंगे तो अब ये मलेरिया कॉज करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाज्मोडियम है, इसने जब नया ऑर्गेनिज्म बनाना होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म उसकी वो साइट लाजमन उसने किस में भेजनी होती है? मॉस्किटो में। अपना एग जो है वो उसने लाजमन मॉस्किटो में भेजना होता है। ठीक है, वो एग मॉस्किटो में भेजता है, एग डेवलप होता है और फिर वो जाके ह्यूमन में मलेरिया कॉज करता है। इसलिए मॉस्किटो को हम कहते हैं ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। यानी मॉस्किटो बहुत से ऑर्गेनिजम्स की वो साइट को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब गौर करें, क्या एक मतलब मॉस्किटो है। मॉस्किटो जी, कैरी कर रहा होता है, जैसे यस, मलेरिया को कैरी कर रहा मॉस्किटो होता है, एक्चुअली कैरी है। जी बिल्कुल, और फिर जब उसको वो एक्चुअली लेके कैरियर है। जाता है, जो ब्लड लेता है वो हमारा, फिर वो मलेरिया हमारे अंदर आता है। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो ये कैरी करेगा प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो विद प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कौन सा है? ये मैच्योर प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये अब जाके ब्लड अपने लिए ये क्या करता है? ये सिर्फ ब्लड लेने जा रहा होता है, ब्लड सकिंग करता है, सिर्फ ब्लड लेने जा रहा होता है। लेकिन वो ब्लड लेते लेते ये किसको दे देता है? ये वो पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है ये दे देता है ह्यूमन को। जब ये ह्यूमन को दे देता है तो उसके बाद फिर ह्यूमन को हो जाता है मलेरिया। अब इसमें एक तो ह्यूमन बीमार हुआ पड़ा है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गई है, बीमार हुआ पड़ा है। अब क्या होता है कि इसी दौरान एक और मॉस्किटो आता है जिसके पास प्लाज्मोडियम नहीं है। वो आके ह्यूमन को बाइट करता है। वो ह्यूमन को बल्कि वो ब्लड लेता है उससे। उस दौरान क्या होता है, एकदम से इसके अंदर जो मलेरिया जब इन्फेक्शन, तो कुछ वो साइट्स भी इसके अंदर ही थी। यानी जो ह्यूमन होता है ना, जब उसको इन्फेक्शन होती है, उस इन्फेक्शन के दौरान कुछ वो साइट भी इसी में होती हैं। ठीक है, यानी कुछ जो हैं प्लाज्मोडियम वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, कुछ वो साइट्स होते हैं। जब ये आके उसको बाइट करता है तो वो साइड इसमें चले जाते हैं और ये अब कैरियर बन जाता है। ये कैरियर बन जाता है। ये सारा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से अच्छा, अगर देखिए वो साइड को मॉस्किटो में चला जाएगा, तो फिर हाँ, अगले जिस बंदे को भी वो बाइट करेगा उसको भी हो जाएगा मलेरिया। अगले जिस बंदे को वो ब्लड लेगा उसको दे देगा जाके। ठीक है, यही चीज होती है डेंगू में। यही डेंगू काम डेंगू में मच्छर ही होता है, लेकिन आपको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कौन सा है। देखें, अब गौर करें। ये जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया, मलेरिया के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो है यूकैरियोट। डेंगू जो है उस वो जो कॉज करता है वो है वायरस। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, इन दोनों एंटिटीज में जमीन और आसमान से भी ज्यादा का फर्क है। यूकैरियोट में मलेरियल पैरासाइट जो है, जो मलेरिया कॉज करता है यानी प्लाज्मोडियम, वो, क्योंकि मच्छर तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर है ना, मच्छर तो सिर्फ वेक्टर है। ठीक है, जो बीमारी कॉज करता है मलेरिया में वो यूकैरियोट है, और जो डेंगू पैरासाइट है वो वायरस है, वो वायरस है। ठीक है, अब लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों के दोनों अपनी इन्फेक्शियस स्टेज किस में बनाते हैं? मॉस्किटो में। दोनों की इन्फेक्शियस स्टेज मॉस्किटो में आती है। ठीक है, हाँ, लेकिन अच्छा, यूकैरियोट का थोड़ा सा रिवाइज कर दें, मतलब यूकैरियोट एग को कहते हैं ना मॉस्किटो में आते हैं। नो 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 नो, यूकैरियोट बेटा एक सेल टाइप होती है। यूकैरियोट्स जो है ना, वो सेल की टाइप होती है। सेल की दो टाइप्स होती हैं। एक वो सेल होते हैं जिनके अंदर हमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है
अच्छा, वो वो वाइट ब्लड सेल प्रॉपर वाला याद आ गया यार। वो जो था ना, नहीं नहीं नहीं, रेड ब्लड सेल नहीं, प्रॉपर न्यूक्लियस। वाइट ब्लड सेल वाला जिसमें एक यूकेरियोट था, प्रोकैरियोट था, जिसमें जी एक जी जी जी, यूकैरियोट। अच्छा वापस आते हैं इस बात के ऊपर। मॉस्किटो, अच्छा मलेरिया और डेंगू में दोनों में होता मॉस्किटो ही है, लेकिन दोनों में मॉस्किटो डिफरेंट होता है। बेटा जो मॉस्किटो मलेरिया का होता है ना, जो यानी जो मलेरियल पैरासाइट को लेकर फिरता है, जो मलेरियल पैरासाइट को लेकर फिरता फिरता है, वो होता है एनोफ्लेज, ANOPHELES, एनोफ्लेज। और वो मॉस्किटो जो डेंगू वायरस को लेकर फिरता है, उसको हम कहते हैं एडीज। दोनों बीमारियां, मलेरिया यानी एक को आप कह लें एक कोरोला में फिरता है, दूसरा में भी मर्सिडीज में फिरता हो। ठीक है, हैं दोनों गाड़ियां, हैं दोनों गाड़ियां, हैं दोनों सोर्सेज, हैं दोनों वेक्टर्स। लेकिन जो मलेरियल पैरासाइट है, ये एक और ऑर्गेनिज्म है। इसने भी मॉस्किटो में ही अपनी इन्फेक्शन स्टेट लेनी है, लेकिन इसका मॉस्किटो की टाइप डिफरेंट है। डेंगू पैरासाइट यानी वायरस, इसने भी मॉस्किटो में अपनी इन्फेक्शन स्टेज अटेन करनी है, लेकिन इसका जो वायरस है, वो इसका जो मॉस्किटो है वो एडीज है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मॉस्किटो, ये वो नहीं है, एडीज नहीं है, ये एनोफिलेज है। और एनोफिलिस जो है ये मलेरिया का होता है। ठीक है, और अगर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे कभी ये देखने हो तो इस तरह से दिखते हैं ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, प्लाज्मोडियम, दे लुक लाइक दिस। आपके सेल्स के अंदर जो ब्लू स्पॉट्स है ना, ये ज़्यादा प्लाज्मोडियम डेंजरस मलेरिया या डेंगू? है। ज़्यादा डेंजरस कौन सा है? डेंजरस कौन सा है बेटा? अपने अपने आप में मलेरिया जो है ना, उसका भी मतलब अगर बर वक्त ना पकड़ा जाए ना, तो वो भी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से रेड ब्लड सेल्स को एकदम यूं करके कम करता है, मतलब एक तरह से ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है, और बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल्स एकदम से फट जाते हैं आपके। और इसमें आपको रेड ब्लड सेल्स जब फटते हैं ना, तो आपकी बॉडी की हीट रिलीज हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी से हीट निकल जाती है, ब्लड क्योंकि थिन हो जाता है। जब ब्लड थिन होता है ना, तो फिर होता यह है कि उसका जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसका जो हीट कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हीट रिलीज होती है, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो बड़े ही खौफनाक किस्म के इसमें एपिसोड आते हैं। यहाँ देखिएगा, ये है द पैरासाइट पासेस इनटू ह्यूमन वीक्स और मंथ्स लेटर, यानी इतनी देर में भी हो सकता है। द इन्फेक्टेड पर्सन डेवलप्स द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ऑल्टरनेटिंग कोल्ड स्वेट्स एंड फीवर, ठंडे पसीने, हेडेक शदीद क्योंकि ब्लड कम हो गया, ऑक्सीजन कम आ रही है, वॉमिटिंग, ब्लड डिस्टर्ब हो चुका है, पेन इन द जॉइंट्स। ठीक है, इसके भी यही रीजन है, ब्लड का थिन होना, जॉन्डिस क्योंकि ब्लड सेल्स बर्स्ट हो गए हैं, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस एंड एनीमिया। ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। एट द मोमेंट डिस्पाइट अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च देयर इज नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज। ये वैसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन बात यह है कि जो अभी मैं आज पढ़ रहा था, एक इंस्टा पे एक चैनल है हाशिम अल गैली के नाम से, वो लेटेस्ट जो है वो बताता है, लेटेस्ट साइंटिफिक अप्रोचेस बताता है। तो एक इफेक्टिव वैक्सीन जो है, इम्कान है कि एक वैक्सीन इफेक्टिव हो सकती है मलेरिया के अगेंस्ट। ठीक है, ये रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने, वैसे तो ये लाइफ साइकिल हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो इन्होंने बताई हुई है वो ये है कि हर दफा मॉस्कीटो जो होता है ना, देखें आप, ना तो नॉन कंट्रोलेबल, आपके लिए फिजिकली, फिजिकली आपकी कोशिशों से जो चीज नॉन कंट्रोलेबल है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया का पैरासाइट, और वायरस यानी डेंगू का पैरासाइट। आप फिजिकली इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिजिकली आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, जो डेंगू में भी हमें बहुत ज्यादा कहा जाता है,
ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट, खास तौर पर ये डार्क प्लेसेस पर होते हैं। डार्क प्लेसेस पर मॉस्किटो इटसेल्फ होता है, लेकिन उसकी एग लेइंग वाटर में होती है। एग लेइंग उसकी वाटर में होती है। ठीक है, तो ये दो जो पोर्शंस है इनको कवर किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो स्टोर रूम है उसमें डार्क प्लेस है, आप कभी कभी वहां लाइट चलाते हो, वो जो डार्क प्लेस है मच्छर वहां रहना बहुत पसंद करता है। आपके टेबल्स के नीचे, सोफों के पीछे, ठीक है, इन जगहों पर रहना बहुत, यहाँ पे आप स्प्रे करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कॉइल्स लगाएं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। एग लेइंग जो है वो वाटर में होती है, लिहाजा स्टेगनेंट वाटर ना होने दें, वाटर बहता रहे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जैसे एयर कूलर है आपका, घर पे जो एयर कूलर होता है, जैसे जो डेजर्ट कूलर भी कहते हैं, वो जो कूलर होता है उसमें ये कहते हैं जी पानी घूमता रहता है, ठीक है, पानी जो है वो जो उसके इर्द गिर्द उसकी जो खसें होती हैं उसमें से पानी गिरता रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। उसकी मोटर पानी को ऊपर लेकर जाती है, लेकिन पानी खत्म कभी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पानी उसमें रहेगा। तो लार्वा चलते हुए एयर कूलर में भी बन सकता है। लार्वा से मुराद ये होता है कि जब ये अंडा देता है ना, मॉस्किटो फीमेल अंडा देती है, तो फिर एग बनते हैं, ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ एग्स होते हैं। वो एग जब डेवलप होता है तो वो लार्वा बनता है, ठीक है। तो लार्वा डिस्करेज करना है, मैक्सिमम लार्वा को डिस्करेज करना है, और उसके कंट्रोल क्या है? सबसे पहले इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन। हमारा वाटर और सॉइल का बेड़ा गर्क हो सकता है, ठीक है। इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं, जैसे मोर्टिन मैट्स हैं, ठीक है, या कॉइल्स हैं, जिनको हम अपनी आम अल्फाज में जलेबियां भी कहते हैं। लेकिन सम टाइम ये इरिटेंट्स होते हैं, खास तौर पे जिनको ज़रा एलर्जी का ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, ये इरिटेंट्स उनके लिए इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एलिमिनेटिंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो, जिसका मैंने अभी आपको बताया, डार्क कंटेनर्स, और जिनमें रेन वाटर भर सकता है, और क्लॉग गटर्स, ये सारे के सारे ख़त्म करने होते हैं। फिर हाँ, ये है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव मेथड है, वो क्या है कि स्टॉकिंग लेक्स एंड पॉन्ड्स विद फिश, ड्रैगन फ्लाइज एंड अदर एनिमल्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। ये नेचुरल प्रेडेटर्स हैं। यानी अब बहुत से इन्होंने क्या किया, बहुत ज़बरदस्त, ये सिंगापुर में प्रैक्टिस हुई है। सिंगापुर में क्या प्रैक्टिस हुई है कि उन्होंने एक क्रॉप लगाई, राइस क्रॉप। राइस क्रॉप में उन्होंने, अब आपको राइस का पता है कि इसके लिए फ्लडिंग चाहिए होती है पूरी फील्ड की, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था। बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। वहां पे लार्वा बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। ये उस फील्ड में मछली छोड़ देते हैं, वो मछली उस लार्वे को खत्म कर देती है, लार्वा कंट्रोल हो जाता है। यानी जिन वाटर बॉडीज से आपका छुटकारा नहीं है ना, जिन वाटर बॉडीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उन वाटर बॉडीज को में लार्वा को कंट्रोल करने का ये तरीका होता है। स्प्रेइंग अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द वाटर, हाँ ये बहुत जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप ऑयल जहां वाटर जरूरी है ना, आप वहां ऊपर ऑयल वो कर दें। मॉस्किटो उस जगह आएगा ही नहीं, क्योंकि मॉस्किटो ऑयल में पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, लिहाजा वो अंडे दे ही नहीं सकेगी, ठीक है। फिर एक ये मेथड है, रिलीजिंग स्टेराइल मेल मॉस्किटो इनटू द वाइल्ड। स्टेराइल मेल मॉस्किटो का क्या मतलब है? स्टेराइल मेल मॉस्किटो का मतलब ये है कि वो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, और ये बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ है कुछ अर्सा पहले किसी मुल्क में, कि मेल्स को स्टेराइल कर दिया गया। जब मेल्स को स्टेराइल कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि अगला मच्छर जब बनना है तो मेल और फीमेल से दोनों दोनों चाहिए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए। जब मेल स्पर्म नहीं दे सकेगा तो खत्म होगी बात, आगे वो ग्रो नहीं कर सकता। जी बेटा, क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, आज मैं कह रहा था उसका ना कर लें होमियोस्टेसिस का थोड़ा सा ना वो पास हाँ बोले।
अच्छा, अच्छा, ज़रूर, ज़रूर, ओके।